हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया इमेज फॉर्मेशन बाय टू पैरेलल फेसिंग प्लेन मिरर कि अगर दो प्लेन मिरर पैरेलल हो, उनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो तो हम लोगों ने देखा कि इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं और उनकी पोजीशंस को भी हमने समझा। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है जो कि जी में आने के चांसेस कम होते हैं, बट अगर हम मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन के साथ साथ थोड़ा सा मोशन को भी मिक्स कर लें तो एक डिसेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो इसकी थ्योरी जो है वो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले यहां पर बेटा दो प्लेन मिरर है, पैरेलल है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे के फेसिंग है, बीच में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये प्लेन मिरर टूवर्ड्स राइट v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये प्लेन मिरर टूवर्ड्स लेफ्ट 3 v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इनके बीच में ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी 2 v0 और हमसे कहा गया फाइंड आउट वेलोसिटीज ऑफ फर्स्ट 6 इमेजेस। पहली 6 इमेज हैं उनकी वेलोसिटी बच्चों बतानी है, ठीक है ना। पहली 6 इमेज का मतलब है 3 इमेज जो इससे बनेंगी, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन और पहली 3 इमेज इससे। तो टोटल जो सिस्टम से पहली 6 इमेज बनेगी उनकी वेलोसिटी हमको निकालनी। तो इस प्रॉब्लम में सिंपल मल्टीपल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, थोड़ा बेसिक वो यूज होगा बेटा, और थोड़ा सा मोशन का जो उससे पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो मोशन से रिलेटेड बात और मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन दोनों बातें बच्चों हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देख लीजिए प्लीज, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग कैसे डिस्कस करते थे कि इस ऑब्जेक्ट से एक इमेज इसमें बनेगी, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन इमेज, और एक इमेज इधर बनेगी, ठीक है। अब हमको पोजीशन से मतलब नहीं है क्योंकि हमें पोजीशंस में डील नहीं करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट फिर भी यूज होगा, ठीक है। तो ये I1 और I1 पहले इन दोनों की वेलोसिटी निकालेंगे। फिर हमें पता है कि जो M1 से इमेज बनेंगे वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। और जो M2 के इमेज बनेंगे, चूंकि M2 से रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट रे M1 पे आने वाली है, तो जो M2 के इमेज बनेंगे वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट इमेज की वेलोसिटी निकालते हैं। तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट की वजह से जो वेलोसिटी मिलेगी वो हमारी मिलेगी अपोजिट डायरेक्शन में 2v0, और ये जो मिरर की वजह से मिलेगी ये सेम डायरेक्शन में डबल वेलोसिटी मिलती है, तो 2v0 इधर मिलेगी, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट वाले की जो वेलोसिटी आएगी वो 0 आएगी, या मैं डब्बे में लिख दे रहा हूं 0 आएगी, ठीक है। यानी जो ये वाला इमेज होगा वो रेस्ट पे होगा, उसका मोशन नहीं होगा। यहां पर जो इमेज होगा मिरर की वजह से जो वेलोसिटी मिलेगी मिरर की डायरेक्शन में डबल, बेटा इसका मतलब इस डायरेक्शन में 6v0, और ऑब्जेक्ट की वजह से रिवर्स हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस 2v0 क्योंकि सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगी। यानी जो M2 से फर्स्ट इमेज बनेगा उसकी वेलोसिटी होगी 8v0 टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। फिर समझ लो, मिरर ऑब्जेक्ट की वजह से इक्वल वेलोसिटी इक्वल स्पीड मिलती बट इन अपोजिट डायरेक्शन, मिरर की वजह से डबल मिलती है बट इन सेम डायरेक्शन, तो उसी हिसाब से हमने दोनों वेलोसिटी को सुपरइम्पोज कर दिया है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन इमेज मिलेंगे, पहले दो इमेज मिलेंगे, इसकी वेलोसिटी 0 होगी, इसकी 8v0 होगी। कैलकुलेशन चेक करते रहना, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो अगर बाई चांस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं फर्दर। अब जैसे इसका रूल खत्म हो गया बेटा, अब ये जो इमेज होगा ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा और नेक्स्ट इमेज बनेगा सेकंड ऑर्डर, जो कि लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं। तो आइए नेक्स्ट इमेज जो बनेगा उसकी वेलोसिटी कैसी आएगी। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इसकी 0 है तो इसकी वजह से इसको कुछ नहीं मिलेगी, बट ये मिरर है तो मिरर की वजह से डबल मिल जाएगी, तो 6v0 हो जाएगी। यानी कि M2 से जो सेकंड इमेज मिलेगा उसकी वेलोसिटी 6v0 है। मैं फिर से कह रहा हूं कैलकुलेशन प्लीज चेक करते रहना। सिमिलरली ये जो इमेज होगा बेटा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया इस मिरर के लिए, तो 8v0 इन दिस डायरेक्शन, तो उसकी वजह से यहां पे इमेज बनेगा 8v0 इस डायरेक्शन में मिलेगी बेटा, ठीक है। इस डायरेक्शन में 8v0 मिलेगी और मिरर की वजह से मिरर की डायरेक्शन में 2v0 और मिलेगी, सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 10v0 हो जाएगी, ओके। यानी कि जो इससे सेकंड इमेज मिलेगा उसकी वेलोसिटी 6v0 होगी, इससे जो सेकंड इमेज मिलेगा उसकी वेलोसिटी बेटा 10v0 होगी। मुझे 6 इमेज की चाहिए, 2 और निकाल लेते हैं। अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये इसके लिए हो जाएगा, तो ये 10v0 इस डायरेक्शन में है, इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा,
तो 10v0 इधर की तरफ मिलेगी और इसकी वजह से 6v0 और मिरर की डायरेक्शन में आएगी, इसकी अपोजिट आएगी तो 10v0 इस डायरेक्शन में, इसका डबल आएगा तो ये इस डायरेक्शन में जो नेक्स्ट इमेज आएगा उसकी वेलोसिटी 16v0 होगी। सिमिलरली ये वाला जो सेकेंड ऑर्डर था इसके लिए थर्ड ऑर्डर इमेज बनाएगा तो ये 6v0 रिवर्स हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में और इसकी वजह से 2v0 ऐड हो जाएगी, तो ये जो आएगा वो 8v0 आएगा। तो ये 8v0, 10v0 0, 8v0, 6v0, 16v0, तो ये हमारी वेलोसिटी आएगी अगर हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है। बाकी कॉन्सेप्ट समझिए किस तरह से किसका इमेज, इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, इसका इमेज जो है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर दो बेसिक कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं, एक तो मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहा है बेटा और एक हमारा मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन से। तो इस तरह से थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। अब इसमें भी आपसे थोड़ा और फर्दर क्वेश्चन पूछने का कहेगा, इसका जो सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन इमेज है और इस वाले मिरर का जो थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन इमेज है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो ये 10v0 इस डायरेक्शन में है, 16v0 इस डायरेक्शन में है, 26v0 आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा 3-4 को टॉपिक को मिक्स कर देगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिला देगा और एक अच्छा क्वेश्चन बना देगा जेईई में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इस वीडियो में पढ़ लेते हैं कि अगर हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं बट वो पैरेलल नहीं है, इंक्लाइन प्लेन मिरर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस बाय टू इंक्लाइन प्लेन मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बेटा दो तरीके हैं, एक तो सिंपल फॉर्मूला है जो आप क्लास 10th या 9th जब जिसमें भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स दिया हो आपको एनसीईआरटी में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, सब लोग जानते हैं आई होप, बट फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मेथड 1, ठीक है। मेथड 1 क्या है, इट इज ए सिंपल फॉर्मूला जिससे हम डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि कितने इमेज बनेंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे। तो मान लेते हैं कि बच्चों हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं, दोनों आपस में इंक्लाइन है एक दूसरे से और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। प्लेन मिरर M1 ये M2 और इनके बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है, एक प्लेन मिरर से अल्फा एंगल बना रहा है, एक प्लेन मिरर से बीटा बना रहा है, तो डेफिनेटली अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं बेटा। तो नंबर ऑफ इमेज कैसे बताते हैं, तो सिंपल फॉर्मूला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालेंगे फाइंड आउट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 360 डिवाइड बाई थीटा। लेट अस सपोज ये इंटीजर आएगा जो कि एन आई, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों। फिर हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे कि अगर एन एक इवन नंबर है तो जो इमेजेस बनेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे वो n-1 में। जैसे कि सिंपल फॉर्मूला है, इस मेथड में हम रीजन नहीं बता सकते, बट हम जो नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे कि एक्चुअली इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है उसमें हम प्रॉपर इंटरनल चीजें भी बता सकते हैं कि इस मिरर से कितनी बनेंगी, इस मिरर से अलग से कितनी बनेगी, लोकेशंस क्या होंगी, व्हाट विल बी द रिलेटिव पोजीशंस, ठीक है ना, और क्यों बन रही है इतनी, इन सारी चीजों के आंसर्स आप उस डिटेल मेथड में जिसमें हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे उसी में हम लोग देख पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे 360 बाई थीटा, मान लेते हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर n आ रहा है और ये n अगर इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस आप आंख बंद करके n-1 लिख दीजिएगा। बट अगर n एक ऑड नंबर है तो यहां पर दो बातें चेक करिएगा। इसमें अगर अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हैं, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा दोनों मिरर के बीचों बीच रखा है सिमेट्रिकली, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस का आंसर आएगा बेटा वो n-1 आएगा। बट अगर ये ऑड आने पे ही चेक करेंगे, इवन आने पे तो डायरेक्टली n-1 हो जाएगी, बट अगर अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है बेटा तो जो नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी वो पूरी की पूरी n आपका आंसर होगा। तो ये सिंपल एक फॉर्मूला है मैथमेटिकल जिससे आप सिर्फ ये आंसर कर सकते हो कि इस सिस्टम से टोटल कितनी इमेज बनेगी, बट ना तो आप उनकी पोजीशन बता सकते हो और ना ही आप ये बता सकते हो कि इंडिविजुअल मिरर से कितनी कितनी इमेज बन रही। बट आपको अगर सिंपल टोटल नंबर ऑफ इमेज बाई चांस पूछ ले, वैसे सिंपल बनेगा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, लेकिन अगर पूछ लेता है कभी अगर किसी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में तो आप आसानी से लिख सकते हो। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं दिखा देता हूं फटाफट। सपोज दो प्लेन मिरर है हमारे पास,
और उनके बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है, दिस एंगल इज 30, दिस एंगल इज 60, तो यहां पे अगर मैं n कैलकुलेट करूंगा 360 डिवाइड बाय 90 इट इज 4, तो जो इमेजेस बनेंगी ये एक इवन नंबर है, 4 - 1 3 इमेजेस आएंगी। मतलब अगर दो राइट एंगल्ड मिरर है उनके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा है तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी वो 3 बनने वाली है। ठीक है, एक दो सिंपल केसेस में और दिखा देता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है और इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। तो अगर मैं 360 डिवाइड बाई 60 कैलकुलेट करूंगा तो 6 आएगा। ये भी एक इवन नंबर है, तो आपकी इमेजेस कितनी हो जाएंगी बेटा? 6 - 1 5 इमेज बनेगी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं, उनके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा है एंड दिस टोटल एंगल इज 72 डिग्री। सपोज दिस इज 22 डिग्री, दिस इज 52 डिग्री, सॉरी दिस इज 20, दिस इज 52। तो अगर मैं n की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा 360 डिवाइड बाय 72, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे 5 आएगा और ये एक ऑड नंबर है। जैसे ही आपने देखा ऑड नंबर है तो आप चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट दोनों मिरर के बीच में सिमेट्रिकली रखा है कि नहीं रखा है। तो 20 52 बराबर नहीं है, अल्फा बीटा बराबर नहीं है, तो जो टोटल इमेजेस बनेंगी बच्चों वो 5 ही होंगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एक और दिखा दूं आपको, तो ये दो प्लेन मिरर हैं और इनके बीच का एंगल 120 है, दोनों मिरर से 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट। अब अगर यहां पे आप n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 360 डिवाइड बाई 120, थीटा की वैल्यू इट इज 3, बट अल्फा बीटा बराबर है, ये ऑड नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो यहां पे बनेंगी बेटा वो हमारी 3 - 1 बनेगी 2। तो इन क्वेश्चंस में बस आपको सिंपल ये बता रहा हूं कि हम किस तरह से फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ इमेजेस बताएंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनने वाली है। ऑल राइट, तो आई होप सबको समझ में आ गई होगी ये बात। अब इसी में अगर हम लोग डिटेल में डिस्कस करें कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, और अगर मैं अलग अलग पूछना चाहूं कि जो M1 से इमेज बन रहा है उनकी पोजीशंस क्या हैं, जो M2 से इमेज बन रहा है उनकी पोजीशंस क्या हैं, और M1 से अलग से कितनी इमेज बन रही है, M2 से अलग से कितनी इमेज बन रही है, अगर ये सारे क्वेश्चंस में आपसे पूछूं तो उसके लिए हम लोग इमेज फॉर्मेशन समझेंगे, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, डिटेल इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। इसे आप मेथड 2 भी समझ सकते हो और बहुत आसानी से ये बात हमें समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना यार। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको समझा देता हूं। यहाँ पे सपोज बेटा ये हमारे पास प्लेन मिरर है और आप सब लोग जानते हो अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो इक्वल डिस्टेंस पे इमेज बनता है अपोजिट साइड में, ये वाली डिस्टेंस बेटा इक्वल होता है। तो अगर मैं एक हाइपोथेटिकल लाइन यहां से मिला दूं तो दो बातें, ये डिस्टेंस बेटा इक्वल है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो एंगल होगा, अगर ये एंगल यहां पे, इस एंगल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, एक मैथमेटिकल बस मैं टर्म लिख रहा हूं, ये एंगल जो कि ऑब्जेक्ट से मिरर की एज को मिलाने वाला एंगल है, ये अगर अल्फा होगा तो ये भी अल्फा आएगा। बहुत आसानी से समझ सकते हो। मतलब मैं मिरर के इस एज के रिलेटिव में ऑब्जेक्ट की एंगुलर पोजीशन मान रहा हूं इसको, तो ये जो एंगुलर पोजीशन होगी वही इमेज की एंगुलर पोजीशन भी होगी। एक छोटी सी चीज मैं और यहां पे समझाना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे यहां पे कहूं कि इनमें से किस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा और किस ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बनेगा, तो ये हमारे पास एक मिरर और ये मिरर का प्लेन है। तो जितने आप सब लोग जानते हो जितने भी ऑब्जेक्ट ये हैं O1 O2 A3, इन सबका इमेज हमारा बनेगा और इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट पे बनेगा। बट ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज नहीं बनेगा। एक छोटा सा मैथमेटिकल चीज मैं बच्चों बताने वाला हूं। इससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। कहीं से भी लाइट डालोगे तो रिफ्लेक्ट होती हुई आएगी। तो मिरर से अगर ये एंगल देखोगे, ये एंगल जो लाइट रे किसी भी मिरर की एज पे या कहीं भी पड़ेगी, जो मिरर से एंगल बनाएगी, दिस एंगल इज लेस देन 180। यहां से अगर कोई लाइट रे डालोगे तो दिस एंगल इज लेस देन 180, या एज से अगर मैं मिलाऊंगा तो ये एंगल या ये एंगल जो मिरर से आएगा ये लेस देन 180 आएगा। तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स की जो मिरर के रिलेटिव में एंगुलर पोजीशन है वो 180 डिग्री से कम है। अब अगर कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है
इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट ही नहीं हो सकती, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन मैथमेटिकली अगर मैं ये वाला एंगल डिफाइन कर रहा हूं, अब अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां ले आऊं तो ये एंगल बढ़ता चला जाएगा अल्फा, यहां ले आऊंगा तो अभी भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये एंगल स्टिल लेस देन 180। बट अगर ये मिरर की लाइन के इधर चला जाए, ये एंगल 180 से बड़ा हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये मिरर के बैक साइड में चला जाएगा और इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट की को मिरर की एज से अगर मैं मिला हूं और वो जो एंगल बन रहा है मिरर की फेसिंग सरफेस से, वो बेटा अगर 180 से बड़ा है तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है ना। इस छोटी सी चीज का बेटा मैं बहुत यूज करने वाला हूं इस एक्सप्लेनेशन में। आई होप आप इस चीज को समझ गए हैं और इसको आप याद भी रखिएगा भी इस कैलकुलेशन के दौरान। तो बच्चों हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं, ये हमारे पास दो प्लेन मिरर है, मान लेते हैं उनके बीच का एंगल थीटा है, एक ऑब्जेक्ट उनके बीच में कहीं रखा है, एक मिरर से एंगल अल्फा है, दूसरे मिरर से एंगल बीटा। यहां पे एक सिंपल टेबल बना लेता हूं, ये M1 है, ये M2 है, M1 से अल्फा एंगल है, M2 से बीटा। रे डायग्राम हम नहीं बनाएंगे, डायग्राम हमारा हॉच-पॉच हो जाएगा। आप सब लोग जानते हो कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है यूजिंग रे डायग्राम। मैं डायरेक्टली बनाऊंगा। बेटा देखो बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है जैसे हम लोगों ने दो पैरेलल प्लेन मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन किया था। जब भी मल्टीपल इमेजेस बनते हैं हमेशा याद रखो कि डेफिनेटली मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। एक मिरर से रिफ्लेक्ट होगी लाइट रे, फिर दूसरे पे जाएगी, दूसरे से होगी, फिर वापस पहले पे आएगी। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट से लाइट रे M1 पे इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होंगी, उनकी वजह से जो इमेज बनेगा वो इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा I1। ये जो डिस्टेंस ये होगी बेटा वही डिस्टेंस ये होगी। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। तो जो M1 से फर्स्ट इमेज बनेगा उसकी मिरर के रिलेटिव में जो एंगुलर पोजीशन होगी, मतलब ये लाइन जो मिरर से एंगल बनाएगी वो लिख रहा हूं मैं यहां, वो अल्फा होगा। सिमिलरली बेटा यहां पे जो इमेज बनेगा फर्स्ट इमेज I1 डैश, उसको मैं अगर यहां से मिलाऊंगा तो दिस एंगल विल बी बीटा। तो M1 M2 से जो फर्स्ट इमेज बनेगा वो बीटा बनेगा। ये परपेंडिकुलरली अपोजिट बनता है इमेज, इक्वल डिस्टेंस में बनता है, बट मैं एंगल के टर्म में यहां पे बातें कर रहा हूं। तो O की एक इमेज M1 में बन जाएगी बच्चों और O की एक इमेज M2 में बन जाएगी। दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन इमेज है। अब जो इमेज ये बनेगी, मतलब यहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएंगी और ये बैक ट्रेस करोगे तो पीछे वर्चुअली एक्सटेंड करोगे तो यहां पे मिलती हुई हमको अपीयर हो, वही लाइट रे इस पे पड़ेंगी। इसका मतलब ये जो इमेज बना है वो M2 के लिए अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो देखो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ऐसे मन में समझो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, इक्वल डिस्टेंस पे कुछ यहां पे कहीं इमेज नजर आएगा I2। अब देखिए बेटा ये जो एंगल अल्फा है वो M1 से है, अगर मैं M2 से एंगल जोड़ूंगा, कैलकुलेट करूंगा तो थीटा, अल्फा प्लस बीटा को मैं थीटा मान लेता हूं, यहां पे मेरे को थीटा ऐड करना पड़ेगा। मतलब इसका अगर मैं M2 से एंगल कैलकुलेट करूं तो अल्फा प्लस थीटा आएगा। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती तो आप जानते हो एंगुलर पोजीशन भी इक्वल होती। तो यहां से जो ये एंगल बनेगा, यहां मैं लिख ले रहा हूं, वो अल्फा प्लस थीटा होगा। सिमिलरली जो M2 का इमेज था फर्स्ट ऑर्डर, यहां से रिफ्लेक्ट होकर लाइट रे यहां पे आएगी, उसका एक परपेंडिकुलर अपोजिट इमेज बनेगा यहां पे I2, और उसका जो इमेज एंगल होगा M1 से, क्योंकि ये जो बीटा है बेटा वो M2 से है। M1 से कितना एंगल होगा जब ये M1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो बीटा प्लस ये एंगल और ऐड कर देंगे मिरर के बीच का, तो बीटा प्लस थीटा, उसी एंगल पे इमेज बनेगा। तो ये M1 के लिए बीटा प्लस थीटा पे होगा, तो जो M1 से इमेज बनाएगा इक्वल एंगल पे बनाएगा, तो ये बीटा प्लस थीटा पे बनेगा। फिर ये वाला जो इमेज होगा अगेन M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, और ये जो होगा अगेन M1 के लिए आएगा, और इस तरह से आपको फर्दर और इमेज मिलती चली जाएगी। ये हमारा M2 के लिए हो जाएगा, तो इसमें फिर थीटा ऐड हो जाएगा, बीटा प्लस थीटा। ये हमारा जो M2 का है वो M1 के लिए आएगा, तो थीटा इसमें फिर और ऐड कर देंगे। और ये तब तक इमेज फॉर्मेशन होगा जब तक हमारा कोई एक इमेज, जैसे M1 का जो इमेज बनेगा वो M2 के बैक साइड में अगर आ जाएगा, मतलब M2 के रिलेटिव में जो उसकी एंगुलर पोजीशन होगी वो 180 क्रॉस कर जाएगी। अगर वो 180 क्रॉस कर जाएगी, तो अभी हमने देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो यहां है और ये एंगल 180 क्रॉस कर गया है, तो फिर इमेज फॉर्मेशन बंद हो जाएगा।
यानी इस टेबल को हमें बच्चों तब तक कंटिन्यू करना है जब तक 180 पहुंच नहीं जाता, लेस देन 180 तक ही रखना है। जैसे 180 क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पे एंट्रीज बंद कर देंगे, मतलब हमारा इमेज फॉर्मेशन जो है वो बंद हो जाएगा। फिर हम इस टेबल में जो इस साइड एंट्री होंगी वो हम देख लेंगे कि M1 से टोटल कितनी इमेज बनेंगी और M2 से टोटल कितनी बनेंगी। ठीक है, टोटल कैसे काउंट करेंगे उसमें एक छोटी सी बात और है, वो भी हम देखते हैं। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके इक्वल है, तो आप देख सकते हो ये जो डिस्टेंस होगी और वो ये डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। सिमिलरली ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी। इसी तरह से ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाएगी। यानी ये जो डिस्टेंसेस हैं ये सारी की सारी डिस्टेंस इक्वल है। अगर ये मैं एक पर्टिकुलर प्लेन में रखा है मेरा ऑब्जेक्ट, ये सारे इमेज उसी प्लेन में बनेंगे, रिफ्लेक्शन उसी प्लेन में होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट की और इन सारे इमेजेस की डिस्टेंस इक्वल है। तो अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं जो कि ऑब्जेक्ट से और सारे इमेज से पास होता हुआ जा रहा हो, तो ये सारे के सारे इमेज और ये ऑब्जेक्ट इस सर्कल पे लाई करेगा, जिसकी रेडियस इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है बेटा उसके बराबर होगी। मतलब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और यहां पे पता चलता है कि ऑल द इमेजेस आर लाइन ऑन ए सर्कल। ठीक है ना, सभी एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, और यहां पर क्या बता सकते हैं कि यहां से इस वाली जो भी एंट्रीज होंगी, नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, वो M1 से बनने वाले टोटल इमेज हो जाएंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर इमेज है, सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, ऐसे 180 तक रखना है, 180 को भी काउंट नहीं करेंगे। और यहां इससे जो एंट्रीज आएंगी वो M2 से कितने इमेज बनते हैं। सारे इमेज एक सर्कल पे लाई करते हैं, और जब भी हमको इमेज की लोकेशन या उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हो किसी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप एक सर्कल बनाएंगे, ये एंगल आप टेबल बना के निकालेंगे, फिर उन एंगल्स पे पॉइंट्स आप सर्कल में बनाएंगे, फिर कोऑर्डिनेट निकालेंगे। हम इस पे एक दो क्वेश्चन करेंगे, पहले डायरेक्टली हम नंबर ऑफ इमेज काउंट करना सीख लें। तो यहां पर एक स्पेसिफिक सिचुएशन ये है कि अगर सिंपल अगर देखा जाए तो हम कह देंगे भाई जितनी एंट्री इधर है इतनी इधर है, ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस आ जाए। बट बच्चों कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशन कुछ ऐसी होती है। अगर मैं यहां पे एक डायग्राम बना देता हूं, देख लो। सिचुएशन कभी कभी बच्चों कुछ ऐसी होती है कि सपोज इस सर्कल पे सारे इमेज बन रहे हैं, ये बेटा ऑब्जेक्ट है बीच में कहीं, इस टेबल में जो लास्ट इमेज बनेगा M1 का लास्ट इमेज, मान लेते हैं कि M1 का जो लास्ट इमेज है वो यहां कहीं बन गया, लेट अस सपोज दिस इज आएगा। तो ये जो M1 से एंगल होगा ये θ1 होगा लास्ट, तो θ1 L लिख दिया मैंने। ठीक है, सिमिलरली मान लेते हैं कि M2 का जो आखिरी इमेज बन रहा है, मतलब इस वाले तरफ जो लास्ट वाला एंगल होगा